अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। आई होप कि आप सब खैर से होंगे। अच्छी ईद आप लोगों ने गुजारी होगी। तीन चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए, और चौथा चैप्टर इज़ अबाउट मैनेजिंग इन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट। इसमें से कुछ चीज़ें मैंने एज अ होम असाइनमेंट आपको करने के लिए दी थी, जिसमें हमने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन को आपके ज़िम्मे लगाया था कि आपने उसको करना है एज असाइनमेंट। और साथ ही साथ हमने कहा था कि हॉफस्टेड की जो कल्चर की डायमेंशंस हैं वो आप लोगों ने देखनी और समझनी है और असाइनमेंट के तौर पे करनी है। इन दो चीज़ों को हम बहुत ब्रीफली देखेंगे और बाकी चैप्टर को कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा सकूं। स्टार्टिंग विद मैनेजिंग इन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर जो कॉन्सेप्ट समझने के हैं, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो नेशनलिज्म और पेरोकलिज्म की बात हम करते हैं, और जो अप्रोचेस हैं हमारे पास, एथनोसेंट्रिक अप्रोच है, पॉलीसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक अप्रोच है मैनेजमेंट की, उसकी बात करते हैं। स्टार्टिंग विद, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वी से कि इट रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इन्फ्लुएंस और ऑपरेशंस अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। जब आप अपने ऑपरेशंस को जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से अपनी कंट्री की बाहर लेके जाएंगे, वो किसी भी सूरत में लेके जाएं, तो हम उसको कहते हैं कि वो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है। अब ग्लोबलाइजेशन के अंदर अप्रोचेज आ जाती हैं, नेशनलिज्म की भी आ जाती है, पेरोकलिज्म की भी आ जाती है, फिर मैनेजमेंट की डिफरेंट अप्रोचेज आ जाती हैं फंक्शन करने के लिए। फिर हम इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स फॉर ग्लोबलाइजेशन एंड देर आर सर्टन आर्ग्यूमेंट्स या स्कूल ऑफ थॉट जो कि अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा कि व्हाट आर द वेज जिनसे हम ग्लोबलाइज कर सकते हैं, वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर देखेंगे। और फिर उसके बाद कि व्हेन यू ग्लोबलाइज तो क्या क्या अफेक्ट कर रहा होता है, पॉलिटिकल सिस्टम, आपके इकोनॉमिक सिस्टम्स किस तरह से हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं आपको। तो स्टार्टिंग विद ग्लोबलाइजेशन की अप्रोचेस जब हमने अभी बात की, तो हमने कहा कि जियोग्राफिकल बाउंड्री से जब आप बाहर जा रहे हैं तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हों बिजनेस के अंदर, आगे भी देखते हैं कि वो आप इंपोर्ट करने लगे हैं, एक्सपोर्ट करने लगे हैं, आप फ्रेंचाइज कर रहे हैं, या आप किसी के साथ जो स्ट्रेटेजिक अलायंस बना रहे हैं, तो ये सारे तरीके हो सकते हैं। बट अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इन्फ्लुएंस और ऑपरेशंस अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अब उसमें दो अप्रोचेज है, एक नेशनलिज्म की अप्रोच है और एक हमारे पास प्रोकलिज्म की अप्रोच है। नेशनलिज्म कहता है कि अ पेट्रियाटिक आइडियल्स एंड पॉलिसीज दैट ग्लोरीफाई कंट्रीज वैल्यूज। आप जहां पे भी जा रहे हैं, आपके पास नेशनलिज्म का माइंडसेट रहेगा और आप अपने हुब्बुल वतनी के आइडियल्स को और पॉलिसीज को लेके अपनी कंट्रीज की वैल्यूज को लेके बैठेंगे। इट एडवोकेट्स फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड प्लेसेस, अ कंट्रीज पीपल एंड बिजनेसेस फर्स्ट एंड प्राइमरी। उनको ग्लोबलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, या उनको अपने मुल्क के लिए बेहतर करना है। Nationalistic policies typically include a broad range of tariffs to protect a country's business। अब अगर वो कर रहे हैं तो फिर उनको फायदा होना चाहिए, उनकी कंट्री का उसमें फायदा होना चाहिए। कंट्री बिजनेस वर्कर्स फॉर फॉरेन कंपटीशन। प्रोक्लिज्म कहते हैं कि जब आप नेशनलिज्म के लेंस से हर चीज को देख रहे हैं, जब आप यूनी फोकस होके और आप हर चीज को अपने नेशनल आइडियल्स और नेशनल जो आपकी वैल्यूज हैं उनसे देख रहे हैं, तो फिर आप अदर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स या आपसे हटके जो भी होगा आप उसको गलत कह देते हैं, आप उसको गलत समझ लेते हैं। तो प्रोक्लिज्म कहता है कि व्यूइंग द वर्ल्ड सोलली थ्रू योर ओन परस्पेक्टिव लीडिंग टू एन इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बिटवीन पीपल, और वो डिफरेंसेस अच्छे भी हो सकते हैं। Countries pursuing nationalistic policies often have population that suffers from parochialism, viewing that world solely through one's own eyes and perspectives. People with a parochial attitude do not recognize that others have different ways of living and working. They ignore others' values and customs and rigidly apply an attitude of "our is best than theirs" to foreign cultures. This view act as severe restriction on implementing globalization. अब जब हम मैनेजर्स की बात करते हैं, क्योंकि हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो मैनेजर्स भी वाइल ऑपरेटिंग तीन तरह की ऑपरेचेस, तीन तरह के माइंडसेट्स के साथ काम करते हैं। वन इज एथनोसेंट्रिक, वन इज पॉलीसेंट्रिक एंड द अदर इज, द थर्ड वन इज जियोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक अप्रोच ये कहती है कि
किसी भी बिजनेस के अंदर वेर एवर यू गो, आपकी होम कंट्री के जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। होम कंट्री है जो आपका एक्चुअल होम प्लेस है, जहाँ से आप एक्चुअली आपकी रूट्स हैं, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। होस्ट कंट्री वो कंट्री है जहाँ पे अब आपने एक्सपैंड किया है अपने जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से निकल के। हमारा होम कंट्री पाकिस्तान है, और अगर हम इंडिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस कहीं पे भी जाके बिजनेस करते हैं तो वो हमारा होस्ट कंट्री होगा। अब माइंडसेट क्या है, एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड क्या है कि जी मेरे होम कंट्री के एम्प्लॉयज आर द बेस्ट वन, उनकी अप्रोचेज और प्रैक्टिसेस आर द बेस्ट वन, होस्ट कंट्री को हम नहीं देखेंगे। एक माइंडसेट ये है। तो हम क्या करेंगे कि हम जब हायरिंग में जाते हैं, जब पॉलिसी मेकिंग में जाते हैं, तो हम हेडक्वार्टर्स को बहुत ज़्यादा कंसल्ट कर रहे होते हैं। Ethnocentric attitude is the parochial belief that the best work approaches and practices are those of the home country, the country in which the company headquarters are located. Polycentric attitude is the view that employees in the host country, the foreign country in which the organization is doing business, know the best work approaches and practices for running their business in that typical specific गिवन कॉन्टेक्स्ट, गिवन कंट्री, गिवन एनवायरनमेंट। हम ये समझते हैं पॉलीसेंट्रिक एटीट्यूड के अंदर कि मैं जहाँ जाके बिजनेस कर रहा हूँ वहाँ के लिए वहाँ के लोग आर बेटर, वहाँ के लोगों की अप्रोचेज और प्रैक्टिसेस बेहतर होंगी उस सर्टन एनवायरनमेंट, उस सर्टन कंट्री के अंदर, उस रीजन के अंदर, क्योंकि उनको ज्यादा पता होगा। माइंडसेट ये। The view that the managers in the host country know the best work approaches and practices for running their business. Then एक अप्रोच आती है जिसको हम जियो सेंट्रिक अप्रोच कहते हैं, जिसमें हम दुनिया को एक घर के तौर पे अज्यूम करते हैं। हम होम और होस्ट कंट्री के माइंडसेट से बाहर निकल आते हैं और हम कहते हैं कि मैं दुनिया में जहाँ पे भी काम कर रहा हूँगा, मुझे वहाँ पे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेंगी, मेरे घर से हों या होस्ट कंट्री से हों या किसी थर्ड कंट्री से भी हों, बेस्ट वर्क प्रैक्टिसेस और अप्रोचेस, बेस्ट स्किल्ड लोग, बेस्ट जो भी मिलेगा जहाँ से भी मिलेगा मैं उसको ले लूँगा, विदाउट कंसिडरिंग कि वो होम से है या होस्ट से है या किसी और थर्ड कंट्री से। तो फाइनल टाइप ऑफ ग्लोबल एटीट्यूड मैनेजर्स माइट हैव इज जियोसेंट्रिक एटीट्यूड, the world oriented view that focus on using the best approaches people from around the globe, that is geocentric attitude. Then we have आपके पास ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसको मैं बहुत तेजी से गुजारूंगी क्योंकि आई बिलीव कि आप लोगों ने असाइनमेंट में अच्छे से कर लिया होगा। अब व्हेन वी से कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, तो द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट इन बिफोर 1800s। अब वहाँ पे जो बिजनेस स्टार्ट हुआ, अर्ली ग्लोबलाइजेशन का पीरियड जिसको हम कहते हैं, ट्रेड रूट्स बनने शुरू हुए, सिल्क रोड बनी, कनेक्ट किया उसने एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को। और फिर आपके कोलंबस ने, क्रिस्टोफर कोलंबस और वेस्का डे गामा ओपन अ न्यू सी रूट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सच एज स्पाइसेस, सिल्क। तो इस टाइम से असल में ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई। उसके बाद जब ग्लोबलाइजेशन इंडस्ट्रियल एरा में, हम बिजनेस की इंडस्ट्रियल एरा के अंदर गए, तो इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुई 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर, जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गई, रेलवेज और स्टीम शिप्स ट्रांसपोर्टेशन को तेज कर दिया, टेलीग्राफ कम्युनिकेशन बेहतर हो गई, कॉलोनियल एक्सपेंशन क्रिएटेड, ग्लोबल इकोनॉमिक नेटवर्क्स आपके हो गए। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 1, ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आ गया जिसने आपकी ग्लोबलाइजेशन को स्लो कर दिया। अब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जब ग्लोबलाइजेशन 1945 और 1980s का ये जो दौर है, तो अब आपके सामने आपको भी नजर आ रहा है कि इस टाइम पे आपके पास बनता है ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए कंट्रीज के दरमियान डिफरेंट मुआहदे होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनते हैं दुनिया के अंदर। हम बेहतर ट्रेड करेंगे, हम कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे, कॉस्ट ऑफ जो ट्रेड है, टैरिफ और टैक्सेस है, उसको नीचे लेके आएंगे। तो इन सारे बहुत सारे कामों के लिए आईएमएफ बना, वर्ल्ड बैंक बना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट जिसको हम कहते हैं, ओईसीडी है, आसियन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस वजूद में आई, बहुत सारे कंट्रीज ने मिलके इनके ऊपर समझा और उसको ज़रूरी समझते हुए उन्होंने कहा जी ट्रेड को ये फैसिलिटेट करेंगे, तो एड्स टू ट्रेड के तौर पे ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी। उसके बाद मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन 1990 से प्रेजेंट के अंदर आपकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995 टू रेगुलेट
ग्लोबल ट्रेड की हम बात करते हैं, रैपिड ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हुई, एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट डिजिटल कम्युनिकेशन हुई, तो आपकी कॉस्ट और ज़्यादा कम हो गई। अब ये हमारी वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमने ऊपर अभी देखी है पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के अंदर के, आपकी यूरोपियन यूनियन बनी, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कॉरपोरेशन। तो ये बहुत सारी आपकी एड टू ट्रेड के लिए बनी है। और फिर करते करते जो है वो प्रेजेंट डे में जब आप आते हैं 2015 के अंदर, आपका मेड इन चाइना का एक आ गया कि हर चीज़ जो है वो चाइना बना रहा है, सस्ती बना रहा है। ब्रिटिश वोट एग्जिट द यूरोपियन यूनियन, ब्रेग्जिट उसको उन्होंने कहा, उन्होंने कहा जी यूरोपियन यूनियन में होने से यूके को फायदा कम हो रहा है, उसको कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ी है, तो हम उसमें से निकलना चाहते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टेड यूएस प्रेसिडेंट हो गया 2016 में, और फिर बहुत सारी पॉलिसीज और इमिग्रेशन के ऊपर और बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होने लग गई हैं, और यूएस क्योंकि सेंटर पॉइंट हुआ करता था, तो उससे फिर पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड जो है वो डिफरेंटली इफेक्ट हुई। अगर अब हम इसको देखें एग्जिबिट 4.2 आपको भी नजर आ रहा होगा, दैट इज कि किस तरह से हम नेशनलिज्म से मूव किए ग्लोबलिज्म के ऊपर, और हम बहुत अच्छे से ग्लोबलाइज कर रहे थे, ग्लोबलिज्म की तरफ जा रहे थे, एंड देन 2020 जैसे आपको ये नजर आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप वापस नेशनलिज्म की तरफ मूव करने लग गए, और उसके अंदर बहुत सारे लोगों का और कंट्री का रोल है, एज वी ऑल नो। अब वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन अ कॉन्टेक्स्ट के जहाँ पे हमें पता हो कि क्या प्रॉज और कॉन्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, क्या फायदा है इफ वी ग्लोबलाइज, दुनिया में ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए या ग्लोबलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। तो आपको जब प्रॉज एंड कॉन्स पता होंगे, आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट पता होंगे, तो आप डिसीजन लेंगे अपने लिए कि आपको ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना है या नहीं जाना। सो जनरली स्पीकिंग, विन विन आर्ग्यूमेंट की बात है कि जी ग्लोबलाइजेशन सबके लिए बेहतर करती है, जिसको जहाँ से फायदा होता है वहाँ से खरीद सकता है, वहाँ पे बेच सकता है। अगर ग्लोबलाइजेशन होगी, टैरिफ एंड टैक्सेस कम होंगे, कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन कम होगी, तो ये फायदे होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जॉब क्रिएशन होगी, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज होगी, एक्सचेंज होगा ना, ग्रेटर कंज्यूमर चॉइस होगी, कल्चरल एक्सचेंज होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, एफडीआईज जब होंगी तो आपकी ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। बट एट द सेम टाइम देर आर पीपल जो कहते हैं कि एक सर्टन टाइम तक, जिसमें अर्ली 2000 आते हैं, वो कहते हैं जी तब तक तो ठीक था, ग्लोबलाइजेशन एक लेवल तक फायदा दे रही थी, अब आके ग्लोबलाइजेशन जो है वो नुकसान देने लग गई है। जिसके बाद ये यूके ने जब ये डिसाइड किया था कि अब उसको यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं रहना। सो ग्लोबलाइजेशन बुरा क्या कर सकती है, जॉब लॉस इन सम सेक्टर्स हो सकता है। जब आप कहते हैं ना कि मैं जियो सेंट्रिक अप्रोच से चलूंगा, मुझे जहाँ से बेहतरीन भी लोग मिलेंगे मुझे वहाँ से मैं हायर करूंगा, मैं वो अप्रोचेज और प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करूंगा जो बेस्ट होंगी, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो सकता है कि आप अपने होम कंट्री के लिए बेनिफिशियल ना रहे, आपका बिजनेस उनको सपोर्ट ना करे, उनको सस्टेन करने में बेहतर ना कंट्रीब्यूट करे, और वहाँ पे लोगों की नौकरियां जाएं। तो जॉब लॉस इन सम सेक्टर्स हो सकता है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो सकती है। अगर ग्लोबलाइजेशन एक सर्टेन लेवल से बढ़ जाएगी, तो अब जैसे आप लोग भी सुनते होंगे कि वन करेंसी का दुनिया के अंदर, वो कहते हैं जी पहले डॉलर जैसे बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन फिर अभी खैर जब हमारी ट्रेड है इस वॉर वाले टाइम के अंदर, तो वो युआन में हो रही है, चाइनीज करेंसी के अंदर। बट एक ये भी बीच में आया कि दुनिया के अंदर एक ही करेंसी होनी चाहिए, हर जगह पे अलग अलग करेंसी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से कल्चर की बात है, जब हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेड एक्सचेंज होगा, तो उसके अंदर इंडिविजुअलिटी कहीं कहीं फेड हो सकती है, अगर आपका कल्चर खुद से इतना स्ट्रांग नहीं है तो ऐसी सूरत के अंदर सारी जगह एक ही हो जाएगी, तो वो जो यूनिकनेस है वो खत्म हो जाएगी। एनवायरमेंटल डैमेज हो सकता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आती है, आपकी जो मिडिल क्लास है वो खत्म हो जाएगी, कहीं पे बहुत पैसा होगा, कहीं पे बिल्कुल नहीं होगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर आ सकती है, अगेन जब हम कहते हैं कि हमें सस्ते और अच्छे लोग मिलेंगे जहाँ से मिलेंगे, तो आप इसका मतलब है कि आप अपने होम कंट्री में लोगों को नौकरियां नहीं दे रहे होंगे, तो एक्सप्लॉयटेशन भी होगी। अब आपके पाकिस्तान से जो डिफरेंट कंट्रीज में लोग जाके काम कर रहे होते हैं, उनका पर आवर जो लेबर रेट है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू उनके अपने जो नेशनल्स होते हैं, तो इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकती है। डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल मार्केट्स जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। So, understanding the pros and cons of globalization, now you need to decide कि कौन सी
जो साइड है ग्लोबलाइजेशन के लिए कि ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये डिसीजन अब आपका है। मूविंग फॉरवर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक जनरली स्पीकिंग हम एमएनसी एमएनसी करते रहते हैं, दैट इज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती है, दैट इज एन एमएनसी, multinational corporation, a broad term that refers to any and all types of international companies that maintain operations in multiple countries। फिर आती है मल्टी डोमेस्टिक और ग्लोबल कंपनी। मल्टी डोमेस्टिक क्या है? ऐसी कंट्री जो कि जहां पे जाती है वो अपने ऑपरेशंस वहां के लिए डिसेंट्रलाइज कर देती है। वो कहती है कि हम अब जहाँ पे गए हैं वहाँ की चीज़ें बेहतर हैं, वहाँ की वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस को समझते हुए हम उनके हिसाब से चलेंगे। देन देर इज़ अ ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी कहती है कि जी मेरी होम कंट्री जो है ना उसकी चीज़ें बेहतर हैं, मैनेजमेंट का स्टाइल और सारा कुछ, तो इसलिए हम उसको सेंट्रलाइज रखेंगे, मेन होम कंट्री को रखेंगे हेडक्वार्टर्स और हेड ऑफिस, और डायरेक्शंस वहाँ से जाएंगी। हर चीज़ जो है मल्टी डोमेस्टिक के अंदर जहाँ आप जा रहे हैं उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, और और जो ग्लोबल कंपनी है उसमें आप उसको होम कंट्री को एज हेडक्वार्टर इस्तेमाल करें, सेंट्रलाइज रख रहे हैं डिसीजन मेकिंग को, पॉलिसीज को। देन देर इज अ ट्रांसनेशनल बॉर्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्क क्या है मल्टी डोमेस्टिक और ग्लोबल कंपनी के अंदर? होम और होस्ट कंट्री का कॉन्सेप्ट है। ट्रांसनेशनल या बॉर्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हम बाउंड्रीज को समझते ही कुछ नहीं है, हमारे लिए जो जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं, बाउंड्रीज हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करती। हम एक बॉर्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन है और एन एनएमसी इन विच आर्टिफिशियल जियोग्राफिकल बैरियर्स आर एलिमिनेटेड। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है कि व्हाट आर द वेज जिनसे हम वी कैन गो ग्लोबल। आप अगर इंटरनेशनल ऑपरेट करना चाहते हैं तो कैसे कैसे कर सकते हैं? नंबर वन, ग्लोबल सोर्सिंग। आप कुछ बना रहे हैं, उसके लिए आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आ सकता है बेहतरीन आपके लिए, आप उसको कहाँ से खरीद सकते हैं? दैट इज ग्लोबल सोर्सिंग। परचेजिंग मटेरियल और लेबर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वेर एवर इट इज चीपेस्ट इज ग्लोबल सोर्सिंग। देन देयर कम्स द एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब आप लोगों को भी ये वर्ड्स फेमिलियर लगते होंगे। ऐसी सूरत में जब हम होम कंट्री से किसी और कंट्री में जाके प्रोडक्ट बेच रहे हैं, भेज रहे हैं बेचने के लिए, दैट इज एक्सपोर्टिंग, मेकिंग प्रोडक्ट्स डोमेस्टिकली एंड सेलिंग देम अब्रॉड। ऐसी सूरत में जब हम बाहर से चीजें मंगवा के अपनी होम कंट्री में बेच रहे हैं, ग्लोबल सोर्सिंग में और इंपोर्टिंग में फर्क क्या है कि ग्लोबल सोर्सिंग में आप उसको इस्तेमाल करें अपने लिए प्रोडक्शन ऑपरेशन के अंदर, जबकि इंपोर्टिंग के अंदर आप प्रोडक्ट मंगवा के आगे बेच रहे हैं, एक्वायरिंग प्रोडक्ट्स मेड अब्रॉड एंड सेलिंग देम डोमेस्टिकली। देन देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। प्रोडक्शन के अंदर लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। एन ऑर्गेनाइजेशन गिव अनदर ऑर्गेनाइजेशन द राइट टू मेक और सेल इट्स प्रोडक्ट यूजिंग इट्स टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। Whereas franchising an organization, it gives another organization right to use its name and operating methods। और ऐसी सूरत के अंदर जो है वो आपके जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके रेस्टोरेंट्स की चेन्स हैं, ये सारी की सारी फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे चलती हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रेटेजिक एयरलाइंस है और जॉइंट वेंचर है। अंजुम आप कब जाना है आपने? आपने घर जाना है? क्यों? नहीं, घर नहीं जा सकती, मेरी ना कामवाली की शादी थी तो वो भी वापस नहीं आई। बस फिर वो आई, कल तक तो वो आ ही जाएगी फिर। सारा दिन काम करता करेंगे, 4 5 दिन में काम आज मैंने नहीं कर पाया, खुद ही काम करते हुए शादी कर। अच्छा, तो बहुत काम होती। मर्जी तेरी, आ जाती घर थोड़ा बहुत कर लेती वो। अभी काम वाली नहीं है, पीछे मैं कितने 15 दिन बाद आई हूँ तो वो इतनी आंधियां और बारिशें। काम शाम करने वाली आपकी वही बैठी थी, हाँ जी। चलो, बस मैं भी ये 10 मिनट में लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो ऑनलाइन स्यापा क्लासें हुई पड़ी हैं, मंडे से पेपर है। मैं बस 5 मिनट, गार्ड है ना बैठा रहना। ठीक। सो स्ट्रेटेजिक एयरलाइंस और जॉइंट वेंचर्स भी होते हैं। स्ट्रेटेजिक एयरलाइंस लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स होती हैं।
फॉरेन कंपनी के साथ, और वो प्रोडक्शन या सर्विस के अंदर हो सकती हैं। अब उसके अंदर एक्सचेंज होता है नॉलेज का, फंड्स का, रिसोर्सेज का, टेक्नोलॉजी का। जनरली स्ट्रेटेजिक एयरलाइंस जैसे एयर स्पेस यूज़ करनी होती है आपकी एयरलाइंस ने, तो उसके अंदर भी होता है। सो वन वे टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इज थ्रू अ स्ट्रेटेजिक अलायंस व्हिच इज अ पार्टनरशिप बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अ फॉरेन कंपनी पार्टनर और पार्टनर्स इन विच बोथ शेयर सोर्सेज एंड नॉलेज इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स और बिल्डिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज। देन वी हैव जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में इट्स सिंपली अ पार्टनरशिप। आप उनके साथ जिन भी टर्म्स के ऊपर आप मिल के काम करने के लिए तैयार करते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस इन विच द पार्टनर्स एग्री टू फॉर्म अ सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सम बिजनेस पर्पस। स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या होगा कि दोनों कंपनीज अपनी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही हैं, दोनों कंट्रीज के जो लोग हैं, और वो किस कुछ मिल के करने के लिए उन्होंने एग्री किया। जॉइंट वेंचर के अंदर दे हैव दिस पार्टनरशिप, और वो उसके ऊपर उस पार्टनरशिप के साथ मिलके एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे उस स्पेसिफिक काम को करने के लिए। एक बॉडी आ जाएगी, तो हम उसको कहते हैं कि ये आपका जॉइंट वेंचर है। लास्ट वन इज फॉरेन सब्सिडरी। अगर मैं अपने मुल्क में काम कर रहा हूँ और मैं किसी दूसरे मुल्क में जाके खुद ब्रांच खोल लूंगा और वहां जाके ऑपरेट करना स्टार्ट कर दूंगा, तो दैट इज फॉरेन सब्सिडरी। अब इन सारों के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मिनिमल होती है ग्लोबल सोर्सिंग के अंदर या ग्लोबलाइजेशन में, जिसका फायदा आप कह सकते हैं ना, और सिग्निफिकेंट या ज्यादा होती है फॉरेन सब्सिडरी के अंदर। बाकी सारे इसी तरह से। मूविंग टूवर्ड्स मैनेजिंग इन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट, तो क्या क्या चीजें हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो एग्जिस्ट करती हैं? पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट की बात है, आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात है, जिसके अंदर आपकी दो तरह की इकोनॉमीज हैं, एंड देन द मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है। एक फ्री मार्केट है जिसमें सारा कुछ प्राइवेट ओनरशिप है। प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर सारा कुछ सेंट्रलाइज्ड है, गवर्नमेंट के पास है। एंड देन देर इज द मिक्स मार्केट अप्रोच एज वेल। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर भी उसको देखा था। देन देर इज द कल्चर एनवायरनमेंट। अब कल्चरल एनवायरनमेंट ऊपर हमने नुकसान के अंदर एक चीज देखी कि जब एक्सचेंज होता है ऐसी सूरत के अंदर होमोजेनिटी आ सकती है। तो वीक कल्चर जो होंगे दिल डाई देमसेल्व्स, वो उनके ऊपर डोमिनेट कर जाएंगे स्ट्रॉन्ग कल्चर्स वाइल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अब हम अभी तक जो हमने चैप्टर 3 के अंदर भी देखा था, हमने कॉरपोरेट कल्चर की बात की थी। इसी तरह से हर कंट्री का भी एक कल्चर होता है, दैट इज नेशनल कल्चर। अब national culture includes the values and attitudes shared by individuals from a specific country that shape their behavior and their beliefs about it, about is what about it is important। अब सवाल ये आता है कि जब एक जगह है जहां पे हम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपका नेशनल कल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका कॉर्पोरेट कल्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ज्यादा स्ट्रांग कौन सा होता है? तो वे यू आर फंक्शनिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपके कॉर्पोरेट कल्चर का पार्ट नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि जहां पे आप ऑपरेट कर रहे हैं वहां का नेशनल कल्चर उस चीज को फोर्स करता है, एम्फेसिस करता है, तो उस सूरत के अंदर आपका वो कल्चर जो नेशनल कल्चर है वो डोमिनेट कर जाता है और आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आने पड़ता है, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सो आई गेस दिस इज द लास्ट थिंग जिसमें कल्चर के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हॉफस्टेड की 5 डायमेंशंस हैं कल्चर की, जिसमें अप्रोच की बात है कि आप इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच पे चलते हैं, कलेक्टिविस्ट अप्रोच पे चलते हैं। आप हाई पावर डिस्टेंस यानी हायरार्की के अंदर जो है वो उसके अंदर डिस्टेंस की बात करते हैं, लो पावर डिस्टेंस पे चलते हैं। हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस पे चलते हैं, लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस पे चलते हैं। अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं या आप नर्चर करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड। 5 डायमेंशंस हैं जो कि आपकी कल्चर को डिफाइन करती हैं। उसके अंदर उसने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं जो हर डायमेंशन के अंदर कौन सी कंट्रीज कहाँ पे फॉल करती हैं। दिस इज द हॉफस्टेड फ्रेमवर्क है आपका कल्चर को असेस करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर 4। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी। कोई चीज़ ना भी समझ आई तो आप क्वेरी जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। दीज 4 चैप्टर्स आर पार्ट ऑफ योर मिड टर्म सिलेबस। इन चैप्टर्स की ईच एंड एवरीथिंग आपके सिलेबस का पार्ट है। केस स्टडीज हमने जितना पढ़ा है सारा कुछ आपके सिलेबस का पार्ट है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।